प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बचपन में ही माँ बन गई, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। तो 12 साल की उम्र में वो माँ कैसे बन गई, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पाकिस्तान के किसी गाँव में जुबैदा नाम की एक औरत रहती थी। जुबैदा की 2 बेटियां थी। बड़ी बच्ची का नाम निशा और छोटी बच्ची का नाम आलिया था। जुबैदा के शौहर असलम को टाइफाइड बुखार होने की वजह से इंतकाल हो गया था। शौहर की मौत के बाद वो अपने मायके चली गई, लेकिन जुबैदा के माँ बाप आखिर कितने दिन तक अपनी बेटी जुबैदा और उसकी बेटियों का बोझ उठाते। एक दिन उन्होंने जुबैदा से बात की कि बेटी जुबैदा, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी जिंदगी बाकी है, आखिर हमारे बाद तुम किसके दर पर जाओगी। जुबैदा ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर अपने शौहर के घर आ गई। जुबैदा फिर अपने शौहर की संभाली हुई कमाई कितने दिन तक खाती। आखिर जुबैदा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। जुबैदा के दूसरे शौहर का नाम अकरम था। अकरम जुबैदा की बेटियों को अपनी बेटी समझता था, वो उनसे बहुत प्यार करता था। अकरम की एक बैग की फैक्ट्री थी। जुबैदा अकरम की शादी को जब 1 साल हो गया तो जुबैदा ने एक बेटे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। अकरम का ध्यान जुबैदा की बेटियों से कम होता जा रहा था और उसका रुझान अपने बेटे की तरफ हो गया था। और अगर उसका बेटा ज़रा भी रोता था तो वो जुबैदा को डांटता था कि ये क्यों रो रहा है। इसलिए जुबैदा का तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे की ही तरफ रहता था। निशा या आलिया जब भी अपनी अम्मी को कोई काम के लिए कहती तो जुबैदा निशा से कहती, बेटी अब तुम बड़ी हो रही हो, अपना काम खुद किया करो, साथ में अपनी छोटी बहन आलिया को भी देख लिया करो। निशा अपने ज़्यादातर काम खुद करना शुरू हो गई थी और आलिया को भी कपड़े वगैरह पहना देती थी। निशा की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी और निशा जिसके पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी उनकी शादी हो गई थी। निशा स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि जुबैदा जिस गांव में रहती थी वहां पर कोई स्कूल नहीं था। इस बार निशा का अब्बू अकरम ये चाहता था कि निशा 8वीं के पेपर थे और मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवा दूं। जब निशा की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो जुबैदा ने अकरम से निशा की बात की कि निशा की ट्यूशन का क्या करना है। तो अकरम जुबैदा से कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मेरे बड़े भाई का बेटा जो है MA करके शहर से आ रहा है और उसको ट्यूशन सेंटर खोलना है। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन निशा को उधर ही रहना पड़ेगा। जुबैदा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई कि हाँ ठीक है, 1 महीने की ही तो बात है। तो अकरम निशा को लेकर अपने भाई के घर पहुंचा और अपने भतीजे से बोला, यार समीर, ये मेरी बेटी निशा है, इसके 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसको तैयारी करवा दो, जब तक ये पेपर नहीं हो जाते ये यहीं रहेगी। तो समीर ने कहा, चचा जान आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह निशा पास हो जाएगी। निशा अब समीर के घर में रहने लगी थी। जब सारे बच्चे अपने अपने घरों में चले जाते थे तो निशा उदास होकर बैठ जाती थी। वो रोज़ अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात करती थी और अपनी अम्मी से कहती थी कि अम्मी मेरा यहाँ पर दिल नहीं लगता, मुझे यहाँ से ले जाएं। उसकी अम्मी कहती है, बेटा कुछ दिन की तो बात है, फिर तुमको घर ही तो आना है। निशा को समीर के घर रहने का फ़ायदा ये था कि वो जब भी चाहती थी वो अपने पढ़ाई के लिहाज से समीर से कुछ भी पूछ लेती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था। निशा को एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था। वो समीर के कमरे में चली गई और बोली, भाई समीर, ये सवाल मुझे समझा दो। तो समीर बोला, अच्छा ठीक है। निशा समीर के पास जाकर बैठ गई। समीर निशा से तकरीबन 12 साल बड़ा था। जब निशा समीर के पास आकर बैठ गई तो समीर ने निशा के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और निशा उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन निशा ने अपनी अम्मी को फ़ोन किया कि अम्मी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ। जुबैदा बोली, अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन फिर निशा बच्चों के होते हुए समीर के पास गई तो समीर ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। निशा एकदम से पीछे हट गई। आज रात फिर निशा ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी अब्बू को बोलो मुझे यहाँ से ले जाएं, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है। निशा जब भी अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात करती थी तो वो खुलकर बात नहीं कर सकती थी क्योंकि समीर उसके पास ही खड़ा होता था। जुबैदा ने फिर अकरम को कहा कि निशा को ले आओ, वो उदास हो गई है। अकरम ने कहा, आज फैक्ट्री से वापसी पर ले आऊँगा। रात के वक्त निशा का अब्बू अकरम अभी सोच ही रहा था कि निशा को घर लेकर जाना है कि अचानक इमरजेंसी में 1000 बैग का ऑर्डर आ गया और सब काम करने वाले जा चुके थे।
सिर्फ 2 लोग फैक्ट्री में मौजूद थे, लिहाजा अकरम उन्हीं के साथ लग गया और काम कराने लगा। जुबैदा ने अकरम को बहुत फ़ोन किए, लेकिन फैक्ट्री में मशीनें चलने की वजह से अकरम को पता न चल सका। इधर समीर के घर वाले किसी शादी में चले गए थे। आज घर में समीर और निशा अकेले थे। समीर निशा के कमरे में आया और कहने लगा, निशा आज तुमको कुछ पढ़ना नहीं है क्या? लेकिन निशा ने अपनी आंखें नीची रखी। जब समीर निशा के करीब आकर बैठ गया तो निशा उठकर जाने लगी, तो समीर ने एकदम से उसको बेड पर धक्का दे दिया और उसको अपनी हवस का निशाना बनाया। अगले दिन निशा का अब्बू अकरम उसको लेने के लिए गया और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो रोज़ अपनी अम्मी को फ़ोन करके कहती रहती हो कि मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे बुला लो। तो अकरम की इस बात पर समीर बोलने लगा, हाँ चचा जान, आप सच कह रहे हैं, इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से आई है बस यही रट लगा रखी है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो अकरम बोला, बेटा समीर, मैं ही पागल था जो इनके शौक पूरे करने चला था। भला आज तक कोई सौतेली औलाद भी किसी की अपनी बनी है? आज इस लड़की ने बता दिया कि मैं उसका सौतेला बाप हूँ। यह कहकर अकरम निशा को घर ले आया। निशा जब घर आई तो अपनी अम्मी के गले लगकर बहुत रोई और अपनी अम्मी को समीर के बारे में सब कुछ बता दिया कि अम्मी पहले तो 3-4 दिन तक वो मुझे छेड़ता रहा और जिस दिन घर में कोई ना था उस दिन उसने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया। जुबैदा ने यह सारी बात अपने शौहर अकरम को बताई तो अकरम ने अपने भतीजों को फ़ोन करके कहा कि समीर ये तुमने क्या हरकत की है? तो समीर बोला, चचा जान, आजकल तो भलाई का कोई ज़माना ही नहीं है। मैंने तो आपके साथ भलाई की है और आप मुझे ये सिला दे रहे हैं। अल्लाह जाने आपकी बेटी कहाँ पर मुंह काला करवा कर आई है और उसका इल्ज़ाम आप मुझ पर थोप रहे हैं। अकरम ने उसकी बातें सुनी तो जुबैदा से कहने लगा कि करवा दी मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा तो कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। फिर अकरम अपनी बेटी निशा से कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस निशा के ना पढ़ने के बहाने हैं, ये सब झूठ है। और अकरम ने निशा के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोला, नहीं पढ़ने जाना है तो मत जाओ, लेकिन कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम तो मत लगाओ। यह कहकर अकरम अपने कमरे में चला गया। निशा अभी 12 साल की थी। उसके साथ जो सलूक समीर ने किया था उसने साफ साफ अपनी अम्मी को बता दिया। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 5 महीने गुजर गए। निशा के जिस्म में काफ़ी फ़र्क आ गया था। एक दिन निशा की अम्मी ने उसकी हालत ख़राब देखी तो उसको अस्पताल लेकर गई। वहाँ जाकर निशा और उसकी अम्मी को पता चला कि निशा माँ बनने वाली है। तो निशा की माँ परेशान हो गई और निशा को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। जुबैदा को समीर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो सोच रही थी कि मैं समीर को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर जुबैदा ने डॉक्टर से कहा कि हम ये बच्चा ज़ाया करवा सकते हैं। तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, माँ की उम्र बहुत कम है, अगर हम ऐसा करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान को ख़तरा है। जुबैदा बहुत डर गई और घर आकर अकरम को बताया। तो अकरम बोला, मैं दोबारा अपने भाई और भतीजे से बात नहीं करूँगा। पहले जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। साथ ही साथ अकरम ने कहा कि ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। तो जुबैदा और निशा रोने लगी और जुबैदा कहने लगी, नहीं ऐसा ना करो, अकरम तुम्हारी मेहरबानी है, मुझसे मेरी बच्ची को दूर ना करो, ये इस हालत में नहीं कि मैं इसको अकेला छोड़ सकूं। अकरम तुम्हारी मेहरबानी है, ऐसा ना करो। अकरम कहने लगा, जुबैदा अगर तुम यही चाहती हो कि निशा जिंदा रहे तो इसे इस घर से जाना ही होगा। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता, लोग तो मुझे ही बुरा समझेंगे, कहेंगे सौतेला बाप था, दिखा दी अपनी औकात। हम सब के लिए बेहतर यही है कि निशा इस घर से चली जाए और इसमें निशा की भी भलाई है। फिर अकरम निशा को लेकर अपनी खाला के घर गया। अकरम की खाला कहने लगी कि भला मैं क्यों इस बदनामी के ढेर को अपने घर पर रखूं, ले जाओ इसे यहाँ से। अरे भाई, लोग मुझसे पूछेंगे कि ये कौन है तो मैं क्या बताऊंगी, मेरी भी कोई इज्जत है और वैसे भी मेरा तो इसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। तुम तो फिर भी इसके बाप हो, जब तुम बाप होकर इसे अपने पास नहीं रख सकते तो मैं क्यों रखूं। अकरम निशा को लेकर वापस आ गया और जुबैदा से बोला कि इसका बच्चा ज़ाया करवा दो। तो जुबैदा रोने लगी और अकरम से कहने लगी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर बच्चा ज़ाया करवाया तो निशा की जान को ख़तरा है। जुबैदा ने सोच लिया था कि अकरम कुछ करे या ना करे, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहूँगी। अगले दिन जुबैदा निशा को लेकर समीर के घर चली जाती है। जब जुबैदा समीर के घर जाती है तो वो अपनी चाची जुबैदा और निशा को देखकर समीर चौंक जाता है और समीर के चेहरे का रंग बदल जाता है। जुबैदा उसके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगा लेती है कि इसी कमीने ने ही मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। समीर के माँ बाप कहने लगे कि बहन बैठो,
जुबैदा बोली, कुछ नहीं, मैं बस इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपका हाल पूछती चलूं। उसके बाद जुबैदा निशा को लेकर घर आ गई। जुबैदा के जहन में कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था। जुबैदा ने अगले दिन समीर को फ़ोन किया और कहने लगी कि मुझे तुमसे मिलना है। जब समीर अपनी चाची जुबैदा के घर आता है तो जुबैदा बड़े प्यार से समीर से बात करती है कि बेटा समीर, ये निशा तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन समीर आगे से गुस्से में बोलता है कि चाची, आप किसी और का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों थोप रही हो। तो जुबैदा भी गुस्से में बोली, ये किसी और का इल्ज़ाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें ये कबूल करना ही होगा। ये गुनाह तुमने ही किया है। बोलो तुमने मेरी बेटी के साथ ज़्यादती की है, वरना मैं सबको बता दूंगी। जुबैदा अपने मोबाइल में ये सब बातें रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इस बारे में समीर को कुछ नहीं पता था। पहले तो मना करता रहा, फिर अचानक गुस्से में बोला कि हाँ, मैंने ही तुम्हारी बेटी के साथ ज़्यादती की है। बोलो क्या करोगी मेरा? मैं तो एक लड़का हूँ, मेरी कहीं भी शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी वो अलग, और तुम्हारी बेटी किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी, उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। जाओ बताओ सबको कि मैंने ही तुम्हारी बेटी के साथ ज़्यादती की है। यह कहकर समीर वापस जाने के लिए मुड़ता है तो जुबैदा को समीर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और जुबैदा एक खंजर निकालती है और समीर की गर्दन पर दे मारती है और समीर की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद जुबैदा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर आती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुखी बातें सुनाती है। जुबैदा की बहन को सुनकर बहुत दुख होता है और वह जुबैदा की बेटी को अपने घर पर रख लेती है। उसके बाद पुलिस जुबैदा को समीर के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले जाती है। अकरम को जब पता चलता है तो वह जुबैदा से मिलने थाने जाता है। जब वो जुबैदा से मिलता है तो वो उससे कहता है कि जुबैदा, तुमने ये सब क्या कर दिया। तो जुबैदा ने मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग की थी वो अकरम को सुना दिया। तो अकरम बोला कि तुम मुझे बता देती तो मैं खुद ही उसका कुछ कर डालता। तो जुबैदा बोली, मैंने आपको बताया था लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी की बहुत तकलीफ थी, इसलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। थाने के इंस्पेक्टर ने जुबैदा की रिकॉर्डिंग सुनी, यानी उसने रिकॉर्डिंग की थी वो सुनी, तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद के बजाय जुबैदा को 10 साल की कैद हो गई। इधर जुबैदा की बेटी निशा ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। निशा की खाला उससे बहुत प्यार करती थी। निशा की खाला जानती थी कि मेरी बहन जुबैदा और उसकी बेटी निशा बहुत तकलीफ़ों से गुजरी है, इसलिए उसने निशा की शादी अपने बेटे से करा दी और निशा उसके घर में आज खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। प्यारे दोस्तों, निशा की माँ जुबैदा ने उस कुत्ते समीर के साथ जो किया, क्या वो इसी का हकदार था? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।